नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। छेद वाली नाव और मुल्ला नीति के दांव ज्यादा दिन नहीं चलते हैं। ये खुद तो मटिया मेट होते हैं, जो इन पर सवार होते हैं उनका भी बेड़ा गर्क कर जाते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन इसी मुल्ला नीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए वह जाहिलों के देश पाकिस्तान की पीठ पर सवार हो चुके हैं। यूं भी पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर मूर्ख बनाना आसान है। इनके साथ एक बार तशरीफ उठाने गिराने से इनकी बेवकूफियों का फायदा उठाया जा सकता है। एर्दोगन ने यही किया और पाकिस्तान मुल्ला नीति के जाल में फंसकर छेद वाली नाव पर सवार हो गया है। अब अगर तुर्की कोई भी फैसला लेता है या अंतर्राष्ट्रीय जगत में बड़ा बयान देता है, जाहिल पाकिस्तान झट से उसका समर्थन कर देता है। 2 दिन पहले ही पाकिस्तानी वायुसेना ने तुर्की के बदनाम अर्धसैनिक समूह के साथ सहयोग पर सहमति जताई है। सादात नाम का यह संगठन 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सशस्त्र संघर्ष के लिए भर्ती करता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा लीबिया में सीरियाई समूह के लड़ाकों को तैनात करने के आरोप भी संगठन पर लगे हैं। हालांकि इसे आतंकवादी संगठन की सूची में नहीं डाला गया है, मगर यह इराक सीरिया में लड़ रहे आतंकियों की मदद करने के लिए बदनाम है। खास बात यह है कि यह निजी सेना द्वारा संचालित संगठन है और इस्लामिक यूनियन कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। दरअसल तुर्की भी नाटो की तरह इस्लामिक सेना बनाने के ख्वाब देख रहा है। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए इस्लामिक यूनियन कांग्रेस बड़ा जरिया है। इस्लामिक यूनियन कांग्रेस की स्थापना 2017 में हुई थी। इस बैनर के नीचे सत्ताधारी पार्टी, सरकारी एजेंसियां और तुर्की एयरलाइंस द्वारा संचालित नगरपालिकाओं की सभाएं की जाती है। यानी इस्लामिक यूनियन कांग्रेस फिलहाल सभाओं की एक श्रृंखला है। तुर्की ने दुनिया को बरगलाने के लिए इसे राजनीतिक रंग दिया है और इसके साल 2023 तक जारी रखने की बात कही है। लेकिन असल में इसका मकसद मुस्लिम देशों को एकजुट करना और गुप्त रूप से मुल्लाओं की सेना का निर्माण करना है। पाकिस्तान एयरफोर्स इस्लामिक यूनियन कांग्रेस से जुड़कर प्रत्यक्ष तौर पर सादात से भी जुड़ गई है। इसका मतलब यह हुआ कि तुर्की की इस्लामिक सेना में शामिल होने वाला पाकिस्तान दूसरा देश बन गया है। ऐसी भी चर्चा है कि इस इस्लामिक यूनियन कांग्रेस में हमास, मलेशिया, अजरबैजान और ईरान भी शामिल हो सकते हैं। इस मुल्ला संघ की 5वीं सभा दिसंबर 2021 में इस्तांबुल में आयोजित की जानी है। माना जाता है कि इस दौरान कई अन्य देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। खास बात यह है कि अफगानिस्तान का मुसलमानों का आतंकी संगठन तालिबान भी इसमें रुचि ले रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो यह सिर्फ भारत के लिए नहीं, ईसाई और गैर मुस्लिम देशों के लिए भी खतरे की घंटी है। आपको बता दें कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो यूरोप और पश्चिम के कई देशों से बना एक सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में की गई थी। इस संगठन में 30 देश शामिल हैं। इसका मकसद सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्थाएं बनाए रखना है, जिसके तहत सदस्य देश बाहरी हमले की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। तब नाटो में 12 सदस्य देशों ने एकजुटता दिखाई थी। बाद के वर्षों में नाटो ने आतंकवाद से लड़ाई में खुद को शामिल कर लिया है। खास बात यह है कि तुर्की भी नाटो का मेंबर है, मगर तुर्की ने कभी भी मुसलमान आतंकियों से लड़ाई में नाटो को अपनी सेना उपलब्ध नहीं करवाई है। दुनिया में 57 मुस्लिम देश है जिन्होंने खुद को इस्लामिक राज्य घोषित किया है। एर्दोगन इन देशों को एकजुट करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। अभी तक तुर्की को पाकिस्तान, ईरान और मलेशिया का साथ मिला है। 57 मुस्लिम देशों में एकमात्र पाकिस्तान है जो सैन्य ताकत के मामले में दुनिया के 10 देशों की सूची में अंतिम पायदान पर आता है। बाकी के मुस्लिम देश सैन्य शक्ति के मामले में बहुत पीछे हैं। नाटो जैसी इस्लामिक सेना बनाने का ख्याल भी शैतान एर्दोगन के दिमाग की उपज है। पिछले साल फ्रांस पर हुए मुसलमान दहशतगर्दों के हमले के बाद राष्ट्रपति मैक्रों ने जिस तरह चरमपंथियों के खिलाफ कानून बनाया और उन पर कड़ी कार्रवाई की, उसने एर्दोगन के सपनों को पंख लगा दिए हैं। पहले उन्होंने फ्रांस के खिलाफ मुस्लिम देशों को भड़काने का काम किया, अब फिलिस्तीन के मुस्लिम आतंकी संगठन हमास के खिलाफ कार्रवाई पर मुखर है। इस बार एर्दोगन को कई ऐसे मुस्लिम देशों का साथ भी मिला है जो पहले उन्हें ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे थे। हालांकि बीच बीच में वे भारत के जम्मू कश्मीर का मुद्दा उछालते रहे हैं, मगर इस मुद्दे पर एर्दोगन को ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई है। एर्दोगन का प्लान यही है कि मुस्लिम देश एकजुट होकर एक ऐसा साझा संगठन बनाएं जो किसी एक पर हमले की सूरत में मिलकर उसका मुकाबला कर सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी जरूर है, मगर उसका कोई सैन्य प्रारूप नहीं है। यह संगठन केवल इस्लामिक देशों के विचारों और मुद्दों को साझा करने के लिए बनाया गया है। ओआईसी किसी देश के खिलाफ प्रतिबंधों या युद्ध की घोषणा करने के लिए अधिकृत नहीं है। यह किसी मुल्ला के फतवे की तरह है, जिस पर एक बार हो अल्लाह मचता है, बाद में वह कचरे के ढेर पर पड़ा नजर आता है। अब सवाल यह भी है कि अगर तुर्की मुस्लिम देशों का सैन्य संगठन बना लेता है तो इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह संगठन भारत के साथ यूरोप के छोटे देशों के लिए भी एक खतरे के तौर पर उभरेगा। खास तौर पर इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन ज्यादा बढ़ जाएगी। वर्तमान में पाकिस्तान चूहे की तरह व्यवहार करता है, मगर मुल्लाओं की सेना बन जाने के बाद वह ज्यादा आक्रामक हो जाएगा।
हालांकि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है और वह कम से कम 40 मुस्लिम देशों को ठोकने का दम रखती है, लेकिन कूटनीतिक दृष्टि से कहीं ना कहीं भारत के सामने चुनौती बढ़ जाएगी। यूं भी इस संगठन का मकसद भारत जैसे गैर इस्लामिक देशों का मुकाबला करना है। इनमें इजराइल, आर्मेनिया, ग्रीस और फ्रांस जैसे कुछ अन्य देश भी जोड़े जा सकते हैं। इन देशों में ज्यादातर तुर्की या पाकिस्तान विरोधी और इस्लाम के खिलाफ सख्त रुख दिखाने वाले देश हैं। एक बार मुल्ला सेना बन जाने के बाद भारत की पकड़ से पीओके दूर हो सकता है, जबकि अपने हिस्से वाले कश्मीर को बचाने में भी भारत को चुनौती से जूझना पड़ सकता है। नाटो का सदस्य देश होने के चलते तुर्की दुगने सुरक्षा घेरे से लैस हो जाएगा। वह ऐसा कोई विवाद मोल नहीं लेगा जिससे नाटो और मुल्ला सेना आमने सामने आ जाए। भारत सिर्फ क्वाड का सदस्य है, मगर इसका मकसद भी चीन से चुनौती का मुकाबला करना है। भारत के ऊपर किसी भी देश से हमला होता है तो उसे अपने हाथ जगन्नाथ ही रहना है। पाकिस्तानी वायुसेना के इस्लामिक यूनियन कांग्रेस से जुड़ जाने से एर्दोगन खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। इसी महीने पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर तुर्की के दौरे पर गए थे। उन्होंने कहा था कि तुर्की और पाकिस्तान दो देश हैं, मगर यह दोनों ही एक राष्ट्र हैं। यानी पाकिस्तान एर्दोगन के देश को दूसरा पाकिस्तान समझता है, मगर यह भी सच्चाई है कि तुर्की ने सदैव ही पाकिस्तान का फायदा उठाया है। उसने बदले में पाकिस्तान को ज्यादा कुछ नहीं दिया है। इजराइल इसका एक बड़ा उदाहरण है। 1949 में तुर्की पहला मुस्लिम देश था जिसने इजराइल से राजनयिक रिश्ते स्थापित किए थे। यह संबंध आज भी बदस्तूर जारी है। फ्रांस से तुर्की को होने वाला आयात लगातार बढ़ रहा है, जबकि पाकिस्तान में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शनों को तुर्की ने भड़काने का काम किया है, मगर अपनी धरती पर उसने ऐसा कोई आंदोलन नहीं होने दिया। पाकिस्तान के नागरिक जो तुर्की में घुसे थे वे भी तुर्की की जेलों में सड़ रहे हैं। बहुत मिन्नत के बाद भी उनकी रिहाई नहीं हो पाई है। शायद कहीं ना कहीं तुर्की जानता है कि पाकिस्तानी एक दोगली नस्ल है। जो भारत के नहीं हुए वह तुर्की के कैसे हो पाएंगे। इसलिए जब तक इनसे अपने हित जुड़े हैं तब तक इनका इस्तेमाल करते रहो। इसी के साथ अनुमति दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम। We are committed to building a defense industrial complex that has room for everyone, public sector, private sector, as well as foreign firms. We are committed to establishing 2 defense industrial corridors, one right now here in Tamil Nadu and one in Uttar Pradesh.